हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू। हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने बोला सर इंग्लिश में तो फिर भी मिल जाते हैं उन बच्चों को, हमको तो बिल्कुल भी नहीं मिलते, हमें क्या करना है। तो डोंट वरी यार, एक एक चीज़ आपको अच्छे से कवर करवाऊंगा। फुल मार्क्स का आपको वे बना के, रास्ता बना के दे दूंगा, पूरा रोड मैप बना के दे दूंगा, आपको बस उस रास्ते पर चलना है। ठीक है, तो चलो जी हम शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, वैसे तो आपको पता होगा कि आपका बोर्ड एग्जाम अब दो में बट चुका है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। और अगर फर्स्ट टर्म में जो है वो एमसीक्यू आएंगे, और अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है ना, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है, जो कि बहुत ईजी है एमसीक्यू की केस में, तो आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर जो जो चैप्टर आना है ना उसके 50 एमसीक्यू कर लो, मतलब चैप्टर वाइज 50 एमसीक्यू कर लो। ठीक है, हो ही नहीं सकता कि उस चैप्टर के अंदर से कोई एमसीक्यू आ रहा है अब छोड़ के आओ। ठीक है, बट एक उसमें कंडीशन है कि जो भी चैप्टर आपने करे हैं ना, जिसके भी 50 एमसीक्यू करे हैं, वो वीडियो फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि जो भी आपने क्वेश्चन करे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैं बताता हूँ। एक ही एमसीक्यू से 4-5 एमसीक्यू बन जाते हैं। अगर डायरेक्टली आपने पीडीएफ से करे होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, बट अगर आप वीडियो देख के करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक एमसीक्यू से भी 4-5 एमसीक्यू बन जाते हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा जब वीडियो शुरू करेंगे। पहले क्वेश्चन में ही आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, और मैं आपको साथ में बता दूं, जैसे कि इतिहास है, समाज विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, इन सारे के सारे चैप्टरों के मैं एमसीक्यू अपलोड करूंगा चैप्टर वाइज। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, और अगर आपने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ये वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर कर रखा है ना, पहले से अच्छे से कवर कर रखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँ ना, आप वीडियो पॉज करना और खुद आंसर करने का ट्राई करना। क्योंकि देखो, अल्टीमेट गोल तो हमारा यही है ना कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाओ। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जितना हमने पढ़ा है, ठीक है, उसमें से हम कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या इस टॉपिक में दिक्कत रहेगी, इस टॉपिक में दिक्कत रहेगी, क्योंकि खुद को एनालाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो जी शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार थे, ठीक है, उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी, मतलब 4 प्रिंट की श्रृंखला बनाई थी, नाम दिया था उसको लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बना विश्व। ठीक है, तो उस फ्रांसीसी कलाकार का क्या नाम था? ए ड्यूक मेटरनिक, बी फ्रेडरिक सोरियस, सी काइजर विलियम, या डी लुई 16। क्या नाम था जी उसका? उसका नाम वीडियो पॉज करके आप बताना। उसका नाम वैसे था फ्रेडरिक सोरियस। ठीक है, अब क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, मैंने बोला था ना एक एमसीक्यू से 4-5 एमसीक्यू। देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक सोरियस किस देश से बिलोंग करते थे? फ्रांस से। सेकंड, कि 1848 में फ्रांसीसी कलाकार ने एक पिक्चर बनाई थी, मतलब 4 प्रिंट की श्रृंखला बनाई थी, उसको क्या नाम दिया था? लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बने विश्व। ठीक है, और ये भी पूछा सकता है कि कितने प्रिंट की श्रृंखला बनाई थी? 4 प्रिंटों की श्रृंखला बनाई थी। देखो, हमने एक एमसीक्यू किया है, बट एक से ही 5 एमसीक्यू बन गए ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है। ओके, तो चलो जी समझ आ गया ना आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, मैं ना आपको साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताता जाऊंगा। जैसे कि ना, कभी कभार होता है कि किसी एमसीक्यू का हमें नहीं पता होता, मान लो हमने वो चैप्टर कवर नहीं किया, तो उसका कैसे आंसर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, हिंदी वाले मीडियम वाले जो बच्चे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लकी है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमारी हिंदी की एक खासियत होती है कि अगर किसी की डेफिनेशन लिखी हुई है ना, तो जो डेफिनेशन के अंदर वर्ड्स होंगे ना, वो उस डेफिनेशन के जिस वर्ड की डेफिनेशन उससे बहुत ज़्यादा मिलते होंगे। मैं समझाता हूँ क्या है, आपको अभी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होता। देखो, ऐसा शासन जैसे कि किंग का होता है, उस पर कोई अंकुश नहीं होता, मर्जी है, जो मर्जी करे, किसी को भी फांसी चढ़ाए, कुछ भी करे, ये उसकी मर्जी होती है। तो वो क्या है? वो उस पर कोई अंकुश नहीं होता। तो अब ऑप्शन पढ़ो और ऑप्शन से थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता। ए कल्पनादर्श, बी जनमत संग्रह, सी निरंकुशवाद, या डी राष्ट्र राज्य। इसका आंसर है जी निरंकुशवाद। देखो, अंकुश नहीं होता, अंकुश ना होना है नहीं, निरंकुशवाद, जो कुछ भी कर सकता है। तो यही मैं बता रहा था, ये आपके लिए एक टिप है, ये याद रखना हमेशा कि अगर मान लो, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे, जब हमने एमसीक्यू की सीरीज का टेस्ट लिया था ना, तो बच्चों ने छोड़े हुए थे। अरे छोड़ क्यों रहे हो यार? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, कुछ भी लिखो। कुछ ना लिखने से 0% चांस होने से, मतलब आप अगर नहीं लिखोगे तो 0 है। अगर मान लो आपने कुछ भी लिखा, ठीक है, मतलब आंख बंद करके आपने ABCD में से कुछ लिखा, कम से कम 20% चांस तो है कि वो सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर रीड करके, थोड़ा सा क्वेश्चन रीड करके आप तुक्का लगाने की कोशिश करते हो, तो और भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको टिप बताई है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कभी भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है, करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक समाज का दृष्टिकोण जो इतना आदर्श है कि यह वास्तव में मौजूद होने की संभावना ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब, एक ऐसा समाज जो इतना आदर्श है, जो कभी सच हो ही नहीं सकता। जैसे कि याद है ना आपको, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो अंबानी का एग्जांपल दिया था। जैसे आप सोते हो, ठीक है, सपने में आपने देखा कि आप बहुत बहुत ज़्यादा अमीर हो, अल्ट्रा रिच हो आप, ठीक है, आपने पीछे छोड़ दिया अंबानी को, और ये क्या है? ये सिर्फ एक कल्पना है, इसका संभव होना अभी पॉसिबल भी नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे?
ए कल्पनादर्श, बी जनमत संग्रह, सी निरंकुशवाद या डी राष्ट्र राज्य। अभी क्या है, कल्पना है, मिलाने की कोशिश करो, कल्पनादर्श है इसका आंसर, ठीक है। तो समझ आ गया ना आपको, कल्पनादर्श होगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक प्रत्यक्ष मत जिससे किसी क्षेत्र के सभी लोगों को किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। मेरे कहने का मतलब, जैसे कि मान लो मैं गांव में रहता हूं, जैसे मैं वैसे तो दिल्ली में रहता हूं बट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जैसे कि मैं मान लो मैं गांव में रहता हूं किसी, ठीक है, और वहां पर कोई रिवर बहनी चाहिए या नहीं बहनी चाहिए, ठीक है। मान लो उसका रूट चेंज करना है रिवर का, तो बहनी चाहिए या नहीं बहनी चाहिए, उसके लिए ना हमारे गांव के सभी लोग जो हैं वो वोटिंग करते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, मत करते हैं, वोटिंग करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, ए कल्पनादर्श, बी जनमत संग्रह, सी निरंकुशवाद या डी राष्ट्र राज्य। तो इसका आंसर है बी जनमत संग्रह। जब जन यानी लोग मत करे, वोट करे, तो उसको जनमत संग्रह कहते हैं। ये देखो, मिलाने की कोशिश करो, मत लिखा है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करने की कोशिश करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, कि वह राज्य जहां लोग निम्न कारकों से जुड़े हुए हो, जहां के लोगों की समान बोली हो, समान संस्कृति हो, समान इतिहास और समान पूर्वज हो, उसको क्या कहा जाता है, ए कल्पनादर्श, बी जनमत संग्रह, सी निरंकुशवाद या डी राष्ट्र राज्य। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, राज्य की, तो आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, डी राष्ट्र राज्य, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि राष्ट्र राज्य क्या होता है, ठीक है। तो पता ही है आपको, राष्ट्र राज्य बेसिकली एक ऐसा राज्य होता है जहाँ पर लोग निम्न कारकों से जुड़े हुए हो, उनकी समान बोली हो, समान भाषा, समान संस्कृति, ये सारी की सारी चीज़ें हो। ओके, तो ये भी आपको समझ आ गया ना, ट्रिक्स लगाई है आपने सिंपल सी, राज्य देखा है तो राज्य। ओके, गलत भी हो सकता था, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ये ट्रिक लगाओ तो हमेशा सही हो, बट अगर आंसर नहीं पता तो कम से कम चांस तो बढ़ जाएंगे आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जर्मनी के झंडे का रंग क्या है। तो ए है, बी है, सी है, डी है। वैसे मैं बता दूं इसका आंसर है बी, ब्लैक रेड एंड गोल्ड, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बुक के अंदर एक लाइन लिखी हुई थी, बट जैसे कि आपको पता ही है एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, इसलिए मैंने हर एक चीज़ कवर करवाई है। तो ब्लैक रेड एंड गोल्ड कलर का हमारा जर्मनी का फ्लैग है। अगर आप फ्रांस का भी बता दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रांस का भी आप नीचे कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि फ्रांस की रूपक कौन है, ठीक है। फ्रांस का रूपक या फ्रांस की रूपक कौन है। रूपक का मतलब क्या होता है, जब किसी देश को किसी इंसान की तरह रिप्रेजेंट करा जाए ना, तो उसी को रूपक कहते हैं। जैसे भारत, जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत माता कहते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, यानी भारत की जो एलिगरी है, एलिगरी का मतलब रूपक, तो भारत की जो रूपक है उनका क्या नाम है, भारत माता। वैसे जो फ्रांस है उनकी रूपक का क्या नाम है, ए फ्रैंकेनिया, बी मारियान, सी रेड लेडी या डी फर्स्ट लेडी। अब अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो आप तुक्का भिड़ोगे और बताओगे ए, क्योंकि यही तरीका अभी तक हमने देखा है, बट ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर बार ये तुक्का सही नहीं बैठता। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका आंसर है मारियान। अब देखो घुमा के भी आ सकता है, मारियान किस देश की रूपक है ये भी पूछा सकता है, या फ्रांस में जो मारियान है वो क्या है, वो रूपक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे। याद रखना बस, ये फ्रांस का याद रखना कि फ्रांस की जो रूपक है उसका नाम मारियान है, पूछा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि जो जर्मनी की रूपक है उनका क्या नाम है, जर्मेनिया, मारियान, रेड लेडी या फर्स्ट लेडी। वही तुक्का भेड़ो, जर्मेनिया है इसका, ठीक है। तो आपने देखा एक क्वेश्चन में आपका तुक्का सही हुआ, मान लो आपको दोनों क्वेश्चन नहीं आते और आपने दोनों में तुक्का लगाया, इसमें फ्रैंकेनिया किया, इसमें मारियान किया, सॉरी इसमें फ्रैंकेनिया किया और इसमें जर्मेनिया किया, तो कम से कम 50% तो सही हुआ आपका। तो इसलिए कह रहा हूँ, कोई क्वेश्चन ना आता हो तो छोड़ के कभी मत आओ, तुक्का भेड़ो, पढ़ के तुक्का भेड़ो, ऐसा ना आँख बंद करके कुछ भी लिख दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये पिक्चर दे रखी है आपके सामने, तो आप देख रहे हो ऊपर की तरफ ईसा मसीह, संत वगैरह हैं, ये घटना स्थल को देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि कलाकार इस चीज़ से क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, क्यों दिखाया इन्होंने ये जीसस वगैरह। देखो तो ये ही बता रखा है, ए राष्ट्रों के बीच भाईचारे को रिप्रेजेंट करते हैं ये जीसस और संत वगैरह, या बी देश के बीच दोस्ती को, सी प्यार को, या डी आज़ादी को। तो मैं आपको बता दूं, ये इसका आंसर है देश के बीच भाईचारे को। अब इसका क्या मतलब है, भाईचारा कहाँ से आ गया। बात यह है, जैसे आपको पता है, ये यूरोप के ज़्यादातर जो देश है ना वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, है ना। तो वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, और अगर वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं तो सारे के सारे लोग जितने भी झंडे आपको दिख रहे हैं वो सारे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, तो एक तरह से भाईचारा है उनके बीच, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में डैश क्रांति के साथ हुई। इसका आंसर बहुत सारे बच्चों को पता होगा, 9th में आपने 1789 थोड़ा सा देखा देखा सा भी लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, फ्रांसीसी जो हमारी क्रांति थी वो हुई थी 1789 में, और राष्ट्रवाद की वो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी,
ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या है? फ्रांसीसी। घुमा के कैसे आ सकता क्वेश्चन, आपसे पूछा सकता है कि यूरोप में सबसे पहले, आपको पता है ना फ्रांस जो है वो यूरोप के अंदर है, तो यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति कहाँ पर हुई, पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ पर हुई, तो वो ही हमारी फ्रांस में। कब हुई? 1789 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ला पात्रिया के विचारों का क्या अर्थ है? ला पात्रिया बेसिकली एक वर्ड था, मैंने कहा था कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो ला पात्रिया का क्या मतलब है? पितृभूमि, मातृभूमि, पितृभूमि, सिटो यानी या राजा। तो इसका है जी पितृभूमि। ठीक है, फ्रांस के लोगों ने, जो क्रांतिकारी थी, उन्होंने बोला था कि ये है ना अब आपकी पितृभूमि है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि ले सिटोयन के विचारों का क्या अर्थ है? तो सिटोयन, सिटोयन किससे लग रहा है? थोड़ा सा सिटीजन से लग रहा है। तो इस, और सिटीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? नागरिक। तो इसका आंसर है डी, नागरिक। तो ला सिटोयन का मतलब है नागरिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन आया? ये आपको 4 पॉइंट लिखे हैं। तो आपको बताना है कि जब फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी और किंग को हटाया गया था, लुई 16 को हटाया गया था, तो क्या क्या चेंज आए थे, इसमें से बताना है। ए, फ्रांस में फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा बना दिया गया। क्या ये हुआ था? बिल्कुल हुआ था, यानी ये सही है, हुआ था ये। बी की बात करते हैं, नया तिरंगा झंडा पेश किया गया। बिल्कुल सही बात है, एक नया झंडा आया था हमारे फ्रांस में। अगर आपको उस झंडे का नाम पता है, ऊपर भी पूछा था मैंने आपसे, तो आप नीचे कमेंट करके बताना। ये हुआ था, बिल्कुल सही बात है, ये भी हुआ था, यानी दोनों सही है, दोनों सही है। तीसरे की बात करते हैं, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। ये भी हुआ था, बिल्कुल सही बात है। और स्टेट जनरल को चुनने का काम, यानी नेशनल असेंबली को चुनने का काम एक्टिव सिटीजन का था, सक्रिय नागरिकों का था। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर आपके हिसाब से? डी होना चाहिए, उपरोक्त सभी ये तीनों चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का राजा कौन था? मतलब 1789 में फ्रांस का राजा जो था उसका क्या नाम था? ए, लुई 16, डी, फ्रेडरिक एंजल, सी, कार्ल मार्क्स, या डी, विक्टर इमैनुअल सेकंड। ठीक है, वैसे विक्टर इमैनुअल सेकंड भी एक एरिया का राजा था, अगर आप बता पाओ तो बहुत अच्छी बात है, आएगा वैसे ये क्वेश्चन भी आगे। तो 1789 में फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16, पता है बात आपको। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि क्रांतिकारियों ने आगे घोषणा की। ठीक है, अब चलो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जो हमारे फ्रांस के क्रांतिकारी थे ना, उन्होंने ये बोला कि हमने फ्रांस को तो आज़ादी दिला दी, फ्रांस में तो क्रांति कर दी, अब है ना हमारा मोटिव ये है कि इस एरिया के, किस एरिया की बात हो रही है उस एरिया का नाम बताना है आपको, कि इस एरिया में जो भी है ना उन सब को हम तानाशाह से, यानी राजा रानी वाले सिस्टम से मुक्त करवाएंगे। तो किस एरिया को मुक्त करवाएंगे? वो राजा रानी वाले सिस्टम से। भारत को, अमेरिका को, यूरोप का या रूस को? अब वो तुक्का भेड़ो, भारत तो नहीं हो सकता, भारत का कोई लेना देना ही नहीं है फ्रांस से, है ना। और मतलब अभी तो नहीं है, मतलब पहले नहीं था, कुछ भी लेना देना नहीं था। और हमारा डी भी नहीं हो सकता, रूस। ठीक है, हमने इस चैप्टर में रूस के बारे में भी इतना ही पढ़ा, तो इसका आंसर यूरोप या अमेरिका हो सकता है। अब अगर आपको पता हो, थोड़ा बहुत भी चैप्टर के बारे में पढ़ा हुआ आपने, तो आपको पता होगा चैप्टर का नाम ही यूरोप में राष्ट्रवाद है। तो हमारा फ्रांस कहाँ पर है? फ्रांस भी यूरोप में है। तो उन्होंने ये बोला क्रांतिकारियों ने कि अभी तो हमने फ्रांस में किया, पूरे यूरोप में हम ये क्रांति करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1804 में नागरिक संहिता किसने पेश की? तो मैं आपको बता दूं कि 1804 में जो नागरिक संहिता थी वो किसने पेश करी? नेपोलियन बोनापार्ट ने चेंज करी। नागरिक संहिता को किसी और नाम से भी जाना जाता है, आएगा वो क्वेश्चन आगे, बट आप बताना कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो। चलो, ये जो हमारा नेपोलियन बोनापार्ट था ना, वो जो था वो उसका रूल कब से कब तक रहा, ये भी बता सकते हो आप। आई होप आपको पता हो कि नेपोलियन बोनापार्ट का रूल कब से कब तक रहा। चलो मैं स्टार्टिंग बता देता हूँ। 1799 से नेपोलियन बोनापार्ट का रूल स्टार्ट हुआ था फ्रांस में, और ख़त्म कब हुआ था ये आपको बताना है, आएगा वैसे तो ये बात, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आगे आएगा मतलब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नेपोलियन बोनापार्ट के नियम का दोष। नेपोलियन बोनापार्ट को कुछ लोग अच्छा मानते थे, बट कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते थे, बहुत ज़्यादा बुरा भी मानते थे, गलत भी मानते थे। क्यों जी? उसने ऐसा क्या किया था? ए, उसने टैक्स बढ़ा दिया था, बी, सेंसरशिप लगा दी थी, डी, फ्रेंच आर्मियों में जो है लोगों को भर्ती किया जाता था ज़बरदस्ती उसके द्वारा, या डी, उपरोक्त सभी। तो पहली बात तो उसने टैक्स भी बढ़ाया था, बी, सेंसरशिप भी लगाई थी। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? सेंसरशिप का मतलब होता है कि आप नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ ना कुछ छाप सकते, ना कुछ बोल सकते, ना कुछ लिख सकते। ठीक है, तो उसने सेंसरशिप भी लगाई थी, सही बात है। और उसने लोगों को मजबूर भी किया था कि आप फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करो। ठीक है, तो इसका आंसर है ए बी सी यानी तीनों है, तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी ये तीनों की तीनों। ठीक है,
चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड कब पेश किया। तो ऊपर जो हमने नागरिक संहिता पढ़ा था ना, ये वाला वही है नेपोलियनिक कोड। तो अब आपको पता चल गया कि नेपोलियनिक कोड जो था नेपोलियन ने 1804 में पेश किया था। ओके, और उसका रूल कब ख़त्म हुआ था ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कब यूरोपीय शक्तियों से नेपोलियन हार गया। तो मैं आपको बता दूं कि बात ये हुई थी कि नेपोलियन जब हारा था ना, तो उसको 4 कंट्रियों ने मिलकर हराया था। उस 4 कंट्री का नाम आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपने चैप्टर अच्छे से करा है तो वीडियो देखी है, मैंने बता दूं कि चैप्टर की भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आई होप आपको पता हो। तो नेपोलियन जो था वो हार गया था, किन देशों से हारा था वो आपको बताना है। बट वो कब हारा था, वो हारा था जी 1815 में। एक जंग हुई थी, उस जंग का नाम आप बता दोगे तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि उस लड़ाई का नाम बताइए जहां यूरोपीय शक्तियों से नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो 4 कंट्रियों से हारा था। ठीक है, तो उस 4 कंट्रियों से जब वो हारा था तो उस जंग को क्या नाम दिया गया। ए लिप्जिंग की लड़ाई, बी प्लासी की लड़ाई, सी वाटरलू की लड़ाई, या डी ऑटोवन साम्राज्य की लड़ाई। इसको जंग भी कह सकते हो, लड़ाई की जगह जंग भी लिख सकते हो, बात सेम ही है। तो इसका आंसर है सी वाटरलू की लड़ाई, जिसको कहते हैं जी बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। प्रत्यय का क्या अर्थ है। प्रत्यय का क्या अर्थ है। चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट का अधिकार, समानता का अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्यय का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश में इसको कहते हैं सैफरेज मूवमेंट। ये एक्चुअली फीमेल ने स्टार्ट किया था। बात यह है कि फ़ीमेल को है ना, वुमेंस को वोटिंग राइट नहीं दिया जाता था, तो उन्होंने ये प्रत्यय मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि हमको भी वोटिंग राइट वगैरह दो। ठीक है, तो इसी को कहते हैं, यानी वोट का अधिकार को कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वो मांग रहे थे, वो कह रहे थे कि मैन को वोटिंग राइट है तो हमको भी दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि एलए डैश को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है। किस चीज़ को नापने के लिए यूज़ किया जाता था एलए का। एलए की इकाई थी जैसे कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, वैसे ही एलए था। तो एलए किस चीज़ को मापने के लिए यूज़ किया जाता था। ए शरीर की ऊंचाई को, वजन को, सी कपड़े को, या भूमि के क्षेत्रफल को। इसका आंसर है जी डी कपड़े को। कपड़े को नापने के लिए यूज़ किया जाता था एलए का। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, कितने भी साल पीछे के आप उठा लो, अगर एमसीक्यू आ रखे हैं तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत बार आया हुआ है ये, बहुत ध्यान से आपको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि डैश में ज़ोल्वरीन का गठन हुआ। कब गठन हुआ ये आपको बताना है कि ज़ोल्वरीन जो था वो कब बनाया गया था। ज़ोल्वरीन क्या था एक, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ज़ोल्वरीन क्या था। बट मैं आपको बता दूं कि जो ज़ोल्वरीन था वो 1834 में बनाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि ज़ोल्वरीन एक डैश था, क्या था। राजनीतिक दल था, सीमा शुल्क संघ था, या अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, या मुद्रा थी एक प्रकार की। तो मैं आपको बता दूं ज़ोल्वरीन जो था वो एक सीमा शुल्क संघ था। बेसिकली पता है क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ना पहले रिस्ट्रिक्शन बहुत थी। ठीक है, कोई सिस्टम नहीं था, तो उसी के बाद हमारा ज़ोल्वरीन बनाया गया। और यही सीमा शुल्क संघ यानी कस्टम वगैरह देखता था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का क्या सिस्टम है, कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ज़ोल्वरीन का गठन डैश की पहल पर किया गया और अधिकांश जर्मन राज्यों के द्वारा इसमें शामिल किया गया। मैं आपको बता दूं किया गया था, इसका मतलब है कि ज़ोल्वरीन जो था वो स्टार्टिंग में किसी देश ने बनाया था, उस देश का क्या नाम है। ठीक है, और उसके बाद उसको जर्मनी के बहुत सारे देशों ने भी ज्वाइन किया था, बहुत सारा जो एरिया था जर्मनी के अलग अलग राज्य थे उन्होंने भी ज्वाइन किया था। बट वो किसकी पहल पे बनाया गया था जो हमारा ज़ोल्वरीन था, भारत की, जर्मनी की, प्रशा की, या फ्रांस की। तो वो प्रशा की पहल पे बनाया गया था। ठीक है, प्रशा की पहल पे बनाया गया था। पर्शिया नहीं है ये, पर्शिया नहीं है ये, कहीं आप इसको पर्शिया समझ लो, ये प्रशा है। ठीक है, इसको इंग्लिश में प्रूशिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आता है क्वेश्चन नंबर 26। जंकर कौन थे। जंकर कौन थे। ए प्रशिया की सेना को, बी किसान को, सी छात्र को, या बड़े जमींदार को। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जंकर जो है वो वर्ड यूज़ किया जाता था बड़े बड़े ज़मींदार के लिए। और कहाँ के बड़े ज़मींदार के लिए, प्रशिया के बड़े ज़मींदार के लिए जंकर वर्ड का यूज़ किया जाता था। ओके, तो इसका आंसर है डी। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है कि डैश शासन ने नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद फ्रांस में स्थापित किया गया। तो मैं आपको बता दूं, आपको पता ही 1815 में हमारा जो वो था ना नेपोलियन बोनापार्ट, वाटरलू हुई थी, वाटरलू बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी, वाटरलू की जंग हुई थी, उसमें वो हार गया था। तो उसके बाद वहाँ पर
दोबारा से शासन स्टार्ट हो गया। कौन सा शासन स्टार्ट हो गया? लोकतांत्रिक, रूढ़िवादी, राष्ट्र राज्य या सेना शासन स्थापित हो गया। जो सेना शासन तो पहले था, नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम था, बट वो हट गया। क्या लोकतंत्र आया? नहीं। क्या सरकार बनी थी? नहीं। तो ए भी नहीं हो सकता। राष्ट्र राज्य? नहीं। तो इसका राष्ट्र राज्य तो फ्रांस 1789 में बन गया था। तो इसका आंसर है जी रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का क्या मतलब है? जो पहले चल रहा था ना वही कर दिया। तो पहले क्या था, बहुत पहले क्या था फ्रांस में? राजा रानी वाला सिस्टम था। और राजा रानी जो था, जो राजा था हमारा लुई 16, वो कौन से राजवंश से था? वो था जी बर्बन। ठीक है, बर्बन, बुर्बो जिसे कहते हैं, बर्बन जिसे कहते हैं, तो बर्बन डायनेस्टी से था। तो बर्बन डायनेस्टी के ही, बर्बन राजवंश के ही किसी दूसरे किंग को बिठा दिया गया था 1815 में। ठीक है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 के वाटरलू की जो जंग हुई थी ना, उसके बाद कोई संधि हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था, वो अलग अलग 4 देशों के बीच में, 4 देश और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में वो संधि हुई थी। तो संधि का क्या नाम था? स्थिरांक की संधि, वियना की संधि, एक्ट ऑफ यूनियन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जी वियना की संधि। ठीक है, वियना की संधि हुई थी 1815 के बाद, जो जंग हुई थी उसके बाद हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 1815 में रूढ़िवादी शासन व्यवस्था डैश थी। क्या थी? अच्छा, क्या थी? 1815 में जब फ्रांस में नया शासन आया था तो वो कौन था, किसका था? राजा का था ना। तो राजा क्या होता है? वो होता है जी निरंकुश। तो इसका आंसर है जी निरंकुश। ठीक है, चलो जी। अच्छा, एक बात बता दूं यार, अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा आपने, लाइक कर दो अगर नहीं करा तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दो। क्योंकि यार देखो, हिंदी मीडियम में ना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, जितना आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा लगता है। क्योंकि आप देखो ये टाइप है, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ही एफर्ट लगता है। तो आप अगर एफर्ट को अप्रेज करोगे ना, तभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो, टारगेट है कि इस साल किसी भी हालत में 1 लाख तो करने ही करने हैं। वो जो प्लेट आती है वो चाहिए अब, है ना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है वो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि वीडियो शेयर करो। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, हिंदी मीडियम का कोई भी आपको चैनल मिलता है ना, जिसका आपको लगता है यार ये एफर्ट मार रहा है, हमारे लिए थोड़ी मेहनत कर रहा है, मैं आपको बता दूँ इंग्लिश में व्यूज़ आते हैं, बट क्योंकि सिर्फ इंग्लिश के बच्चे ही नहीं हैं, हिंदी वाले बच्चे भी बच्चे हैं, वो भी, उनका भी आगे करना है, उनको आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं बनाता हूँ, हिंदी मीडियम में भी बनाता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, बाद में मेरे को हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले ये ना बोले कि सर आप उनके लिए बना रहे हो बट देख कोई नहीं रहा, समझ रहे हो? तो इसलिए ये ना बोले फिर वो मेरे को। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। 1 लाख किसी भी हालत में हमें सब्सक्राइबर करने हैं इस बार। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वियना की संधि के बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं है। मतलब मैं आपको बता दूं, वियना की संधि हुई थी 1815 में, है ना, हमारे नेपोलियन बोनापार्ट के हारने के बाद। तो इसमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, पहले एक चीज़ मैं देख लेता हूँ। चलो, नहीं लिखा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, 1815 में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि 1815 में जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो हार गया था। ठीक है, यूरोपीय जो पावर थी उनसे हारा था। तो उन देशों का क्या नाम था जिससे वो हारा था? प्रैब, PRAB, शॉर्ट फॉर्म बताई थी। P से प्रशा, ठीक है, प्रूशिया जिसको प्रशा भी कहते हैं, B से प्रैब, आ रहा है ना पहले, तो R से हमारा रशिया, A से ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया मत लिखना, ऑस्ट्रेलिया अलग है, वो कॉन्टिनेंट है, यहाँ ऑस्ट्रिया की बात हो रही है, ऑस्ट्रिया एक देश है, जर्मनी के पास पड़ता है। और D है हमारा B, यानी B का क्या मतलब है? PRAB। तो P से प्रूशिया, R से रशिया, A से ऑस्ट्रिया और B से ब्रिटेन। तो इन 4 कंट्रियों ने मिलकर हराया था हमारे नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है, उसमें जंग हुई थी ना जो बैटल ऑफ वाटरलू में। ठीक है, तो इसमें से ये बोला गया है कि आपको ये बताना है कि वियना की संधि के बाद कौन सी चीज़ें नहीं प्रभाव से नहीं हुई थी, कौन कौन सी चीज़ें प्रभाव में नहीं आई थी। ठीक है, A, बर्बन राजवंश को बहाल कर दिया गया, दोबारा से कोई बर्बन राजवंश का कोई किंग आ गया। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था ना, जो लुई 16 जिस खानदान से था वही वाला आ गया था 1815 में, क्योंकि वो राजा थे जिन कंट्रियों ने हराया था ना नेपोलियन बोनापार्ट को, वो भी राजा थे। तो उन्होंने बोला जो पहले राजा था उसी के खानदान को किसी को बिठा दो। ठीक है, C की बात करते हैं। फ्रांस ने उस क्षेत्र को खो दिया जो नेपोलियन के अधीन था, बिल्कुल सही बात है। जिस एरिया पे नेपोलियन बोनापार्ट ने कब्जा करा था ना फ्रांस के बाद, उसको दोबारा से वैसे का वैसे ही कर दिया और उसको छीन लिया गया कि भाई आप नेपोलियन बोनापार्ट जब आप हार गया तो जो एरिया उसने कवर करा था उसको वैसे का वैसे ही कर दो। ओके, D लिखा हुआ है कि रूस को पोलैंड मिला, ये सही बात है। ठीक है, जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था ना तो रूस को पोलैंड का कुछ हिस्सा मिला था। ओके,
तो यानी ये भी सही है, यानी ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। अब बात करते हैं बी की। चलो वैसे पता चल ही गया होगा कि बी गलत है, तो बी मतलब बी बचा है तो बी गलत होगा, बट फिर भी मैं रीड कर देता हूँ। 39 का जर्मन परिसंघ बदल दिया। एक्चुअल में ये नहीं बदला गया था। 39 राज्यों का एक जर्मन का एक परिसंघ बनाया गया था, उसको बिल्कुल वैसे का वैसा ही रखा गया, बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया उसमें। ओके, तो इसका आंसर है जी बी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि डैश ने जुसेपे मजीनी को हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। किसने बताया? लॉर्ड बायरन ने, बी ऑटो वन बिस्मार्क ने, सी ड्यूक मेटरनिक ने, या डी काइजर विलियम वन ने। तो मैं आपको बता दूं, एक पर्सन था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक, उसने ही बोला था कि जो जुसेपे मजीनी है ना, ये हमारे समाजी व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। और इस बंदे की बात हमेशा याद रखना, ड्यूक मेटरनिक, क्योंकि ये बोलता बहुत है। तो अगर चैप्टर 1 में से कभी ज़्यादातर, हमेशा नहीं बट ज़्यादातर जो भी अगर लाइन आए कि ये किसने बोला, तो ज़्यादातर का आंसर ड्यूक मेटरनिक ही मिलेगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कब काइजर विलियम को जर्मनी का राजा घोषित किया गया था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो काइजर विलियम थे ना, वो पहले प्रूशिया के भी किंग थे। ठीक है, तो जर्मनी को आज़ाद करवाने में प्रूशिया का बहुत बड़ा रोल था। लोग बहुत खुश हुए कि प्रूशिया ने हमारी हेल्प करी और जर्मनी को राष्ट्र राज्य बना दिया। तो इसलिए जो प्रूशिया का किंग था, ठीक है, उसी को जर्मनी का किंग भी बना दिया गया। और वो निरंकुश नहीं था, वो अच्छे से काम करता था। ठीक है, वो ऐसे नहीं करता था कि जो मर्जी कर रहा, नहीं ऐसा नहीं करता था। तो उसको कब किंग बनाया गया था? उसको बनाया गया था जी 1871 में किंग बनाया गया था उसको। ठीक है, सर्दियों का टाइम था, जनवरी के टाइम में बनाया गया था, और ये सही बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 33 पे। इतावली यानी इटली। ठीक है, इटालियन जो क्रांतिकारी थे जुसेपे मजीनी 1807 में डैश में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हो गए थे? फ्रांस में, मध्य एशिया में, जिनेवा में, या हमारे रूस में या रूसी में। तो वो मैं बता दूं जिनेवा में पैदा हुए थे। अब क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि हमारे इतावली के जो जुसेपे मजीनी थे वो कब पैदा हुए थे? 1807 में पैदा हुए थे। ठीक है, आपसे भी पूछा जा सकता है कि एक ऐसा इतावली कलाकार जो था वो 1807 जिनेवा में पैदा हुआ था, उसका क्या नाम था? जुसेपे मजीनी। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं कि डैश एक राजनीतिक दर्शन है। ध्यान से सुनना, डैश एक राजनीतिक दर्शन है जिसने परंपरा स्थापित संस्थाओं और रीति रिवाजों के महत्व पर जोर दिया और त्वरित परिवर्तन के कर्मिक विकास को प्राथमिकता दी। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। चलो पहले तो इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं, लोकतंत्र, सेना नियम, रूढ़िवाद या राष्ट्र राज्य। तो इसका आंसर है वैसे रूढ़िवाद। अब मेरे रूढ़िवाद का मतलब समझ लो। जो रूढ़िवादी लोग होते हैं या जो रूढ़िवादी जो राजनीति दर्शन होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो ये बोलते हैं कि जो पहले चल रहा था ना, जो हमारी परंपरा, जो संस्थाएं वगैरह पहले चल रही थी, जो रीति रिवाज पहले चल रहे थे, वैसा ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। और अगर चेंज आना चाहिए तो धीरे चेंज आना चाहिए, ये कहते थे रूढ़िवाद। ठीक है, तो ये देखो ये बात ही लिखा हुआ है कि परंपरा, जो पुरानी परंपरा थी, जो स्थापित संस्था थी पहले से, उसको वैसे का वैसे ही रखना के लिए बोलते थे वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रूढ़िवाद होगा। याद रखना, रूढ़िवादी यानी हम कहते हैं ना ये इसकी रूढ़िवादी सोच है, पुरानी सोच है इसकी, तो यही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, 35 है कि यंग इटली और यंग यूरोप जो था उसके संस्थापक कौन थे? ये तो आपको पता है, जुसेपे मजीनी थे। उन्होंने अभी हमने बात करी, वो कब पैदा हुए थे? 1807 में जिनेवा में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं कि डैश का मानना था कि ईश्वर ने राष्ट्रों को मानव जाति की प्राकृतिक इकाई बनाने का इरादा किया था, इसलिए इटली छोटे राज्यों और रजवाड़ों का चीथड़ा नहीं बन सकता था। अच्छा, बात ये थी कि उस टाइम में ना इटली जो था वो बहुत अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था। मैं आपको अगर पार्ट बताऊं तो 7 अलग अलग एरिया थे, राज्य थे, और उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा राजा था, एक ही ऐसे एरिया का राजा था जो इटली का राजा, मतलब इटालियन था। ठीक है, जो इतावली भाषा, इटालियन भाषा बोलता था, बाकी कोई भी नहीं बोलते थे। ठीक है, तो एक पर्सन था जिन्होंने ये बोला कि जो भी अलग अलग 7 राज्य हैं ना उनको मिला देने चाहिए। ठीक है, और एक इटली बनाना चाहिए, और वो जो एक 7 में से एक एरिया का जो किंग है ना, जो इटालियन बोलता है, उसको पूरे इटली का राजा बनाना चाहिए। अगर उसका नाम आपको पता है ना, उस इटालियन किंग का क्या नाम था? 7 में से एक एरिया था जिसमें वो इटालियन किंग था, और उसका क्या नाम था? तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा अगर आपने बता दिया तो।
ठीक है। चलो, और मैंने देखा बहुत सारे बच्चे बताते भी है, वो पता है क्या करते हैं कि वीडियो पॉज करके पूरा ही कमेंट भर देते हैं, और बहुत अच्छा लगता है देख के, लगता है कि यार हाँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भाई ऐसे ही करना। ए की बात करते हैं, जैसे पे मजीनी, बी ऑटो वन बिस्मार्क, सी ड्यूक मैटरनिक या काइजर विलियम वन। तो मैं बता दूं, जैसे पे मजीनी वही 1807 में जो पैदा हुए थे, उन्होंने ये बात बोली थी कि इटली को छोटे छोटे टुकड़ों में, राज्यों में नहीं बटा होना चाहिए, उसको मिला देना चाहिए। ठीक है, चलो जी। उस किंग का जो मैंने आपने बोला था ना, मैंने 7 अलग अलग राज्य थे, उसमें से एक राज्य का जो लीडर था, ठीक है, उसका जो नाम था वो आपको बताना है, वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, आगे क्वेश्चन आएगा। तो किसको यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है? फ्रांस को, यूनान को, जर्मनी को या इटालियन को या इटली को? तो इसका आंसर है जी बी, यूनान को। यूनान को अगर इंग्लिश में बोलूं तो बोला जाता है जी ग्रीक, ग्रीस या ग्रीक, एक ही बात है। तो जो ग्रीक है या ग्रीस है, उसको क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी पालना का, जब बच्चे का जो पालना होता है ना, यानी सबसे ओल्ड और सबसे डिस्टिंक्ट कल्चर जो था वो हमारे यूनान का ही माना जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यूनान। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। जब फ्रांस छींकता है, अब देखो ये लाइन है ना, किसी पर्सन ने बोली है कि जब फ्रांस छींकता है शेष यूरोप ठंड पकड़ता है। ये लाइन जो थी वो किसने कही थी? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी बहुत ज़्यादा बंदा बोले ना, तो समझ जाना मैक्सिमम लाइन जो है इस चैप्टर के अंदर एक ही बंदे ने बोली है, दैट इज़ ड्यूक मैटरनिक। ठीक है, तो ड्यूक मैटरनिक ने ये बात बोली थी, और ये इसने क्यों बोली थी? क्योंकि है ना, धीरे धीरे आंदोलन वगैरह चल रहा था, फ्रांस में दोबारा से गवर्नमेंट आ गई थी। ठीक है, लोगों ने आंदोलन वगैरह शुरू कर दिया था, और वहाँ पर गवर्नमेंट वगैरह आ गई थी। ओके, तो वो जो गवर्नमेंट आई थी उसी के चलते इसने बोला था कि अब देखो गवर्नमेंट आई है फ्रांस में, अब देखना पूरे यूरोप में गवर्नमेंट आने लगेगी और किंग वगैरह का रूल ख़त्म होने लगेगा। चलो, कब ग्रीस यानी यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया? कब बना जी वो यूनान एक स्वतंत्र राज्य? 1832 में बना। 1834 में हमारा ज़ोल्वरीन बना था, 1832 में जो हमारा ग्रीक है या ग्रीस है या यूनान है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। और जब वो स्वतंत्र राष्ट्र बनाना तो उसके लिए एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी, उसका नाम आप मेरे को बता दोगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। वैसे मैं नीचे आएगा वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि ग्रीस डैश शताब्दी से ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। कौन सी शताब्दी से? 15वीं शताब्दी से जो ग्रीस था वो ऑटोमन साम्राज्य, ग्रीस में वो यूनान जो था वो 15वीं शताब्दी से ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है, अब 15वीं शताब्दी पता है ना आपको, 15वीं शताब्दी। चलो अब मेरे को ये भी बताना कि एक जैसे 15वीं शताब्दी है, ठीक है, वो कौन से साल से लेकर कौन से साल तक होती है? अब मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप पूरी लाइफ इसमें कंफ्यूज रहोगे अगर आप नहीं समझ पाए अभी तो। ठीक है, तो इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आपको नहीं पता तो जिन बच्चों ने बताया है वो बताना, और आई होप कुछ बच्चे हैं हमारे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है उनको पता हो ये बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो हमारा, आपको पता है 1832 में जो ग्रीस था वो एक इंडिपेंडेंट, यानी यूनान जो था वो एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र देश बना था, और उसको लेकर एक संधि हुई थी। तो संधि का क्या नाम था? वो वियना की संधि थी, वर्सेल्स की संधि थी, कुस्तुनतुनिया की संधि थी, या स्वतंत्रता की संधि थी? तो वो थी जी सी, कुस्तुनतुनिया की संधि। बड़ा अजीब सा नाम लग रहा होगा बट यही है, कुस्तुनतुनिया। ठीक है, कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, जिसके बाद जो था वो ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं कि डैश एक सांस्कृतिक आंदोलन है जिसने राष्ट्रवादी भावना का एक विशेष रूप विकसित करना चाहा। ठीक है, तो इसका आंसर है ए रूढ़िवाद, बी रोमानीवाद, सी राष्ट्र राज्य की स्थिति, राष्ट्र की स्थिति, या डी महिमा। तो मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर है वो है जी रोमानीवाद। रोमानीवाद का मतलब कि अंदर से लोगों में देशभक्ति यानी सांस्कृतिक आंदोलन, गाना गाकर। ठीक है, जैसे हम भी, जैसे देखो देश, अब कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जो नेशनल एंथम सुनकर, ठीक है, और हमारे देश के जो भी पेट्रियोटिक सॉन्ग है उनको बहुत इमोशनल हो जाते हैं, वो खासकर आर्मी के लोगों के साथ मैंने देखा ऐसा। तो वो क्या है, वो एक तरह से एक भावना विकसित करना चाहे, एक सांस्कृतिक आंदोलन है जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई जाती है। तो इसी को कहते हैं जी रोमानीवाद। हमने भी किया था, हमारे देश में अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते थे 1947 में भी, जब ने अंग्रेज़ों को निकाला था। तो सबको साथ लाने के लिए यही किया गया, सांस्कृतिक आंदोलन, भारत माता बोला गया, हर एक बंदा भारत को भारत माता मानता था। तो यही है, एक सांस्कृतिक आंदोलन लाया गया जिससे सारे के सारे साथ आए। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं कि वॉक्सगाइस्ट का क्या अर्थ है? तो वॉक्सगाइस्ट का मतलब है जी सच्ची भावना। ठीक है, ये भी एक जर्मन वर्ड है वैसे, वॉक्सगाइस्ट। ठीक है, ओके, और इस वर्ड का यूज़ किया किसने किया था? जसेपे गरिबाल्दी ने। ठीक है, मैंने आपको बता दिया जसेपे गरिबाल्दी ने यूज़ किया था इस वर्ड का।
ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। ये भी एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया इस वर्ड का यूज़ उसने किया था। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं कि लिंग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के विकास के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हित के बारे में जागरूकता के रूप में माना जाता है। मतलब एक तरह से जब औरतों के साथ धर्म कह रहा हूँ, लिंग को लेकर, उनके जेंडर को लेकर जब भेदभाव होता है, तो कुछ लोग होते हैं जो इक्वालिटी की डिमांड उठाते हैं कि महिलाओं को भी इक्वल राइट देने चाहिए, जो कि सही बात है। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? महिला सशक्तिकरण, समानता, दासखंड या नारीवाद। तो इसको नारीवाद कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो फेमिनिस्ट, ठीक है, पता ही होगा। और वैसे इसका आंसर ए नहीं है, ठीक है, बट ए का महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है वुमेन एम्पावरमेंट, बट इसका आंसर जो है वो नारीवादी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, और यही मैं बात कर रहा था। देखो पहली बात तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि जो इटली था वो बहुत अलग अलग 7 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, और एक जो एरिया था, ठीक है, उस एरिया का नाम था सरदेनिया पिडमोंट। और जो वो सरदेनिया पिडमोंट था ना, उसका जो किंग था वो इटालियन बोलता था। वो सिर्फ वही 7 में से एक ही जो किंग था वो इटालियन बोलता था। तो उस किंग का क्या नाम था? ड्यूक मेटरनिक, काइजर विलियम वन, किंग विक्टर इमैनुअल या ऑटो वन बिस्मार्क। तो मैं आपको बता दूं उस किंग का नाम था जी किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड था उसका नाम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड जो था वो सार्देनिया पिडमोंट का किंग था, जो उन 7 राज्यों में से एक था जिसमें जो इटली है वो अलग अलग में बटा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि डैश में प्रशा के राजा विलियम वन और वर्साए में आयोजित एक समारोह में जर्मन सम्राट घोषित कर दिया गया। कुछ ऊपर ही थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि काइजर विलियम वन थे, ठीक है। उस एक है ना संधि हुई थी, काइजर विलियम वन को किंग बना दिया गया था, ठीक है। कहाँ बनाया गया था, कौन से साल में बनाया गया था, इसके बारे में हमने बात करी थी। बस मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी कि जो हमारे काइजर विलियम वन थे जो प्रशा के किंग थे, अब प्रशा ने जर्मनी को आज़ादी दिलाने में, एक राष्ट्र राज्य बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। तो लोगों ने उनको बोला कि आप ही हमारे भी किंग बन जाओ, तो उनको किंग बनाया गया था। तो उनकी जो राजपोशी हुई थी, ताजपोशी हुई थी, वो कौन से साल में हुई थी, कब हुई थी, कब बने थे वो किंग? 1815 में, 30 में, 1871 में या 1869 में? तो इसका आंसर है जी सी, 1871 में हुई थी, ठीक है। 1871 में जो हमारे प्रशा के किंग थे वही हमारे जर्मनी के किंग भी बने, ओके। काइजर विलियम वन नाम था जिनका। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। ये प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया, ये आपको पता ही है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्रशा के लोग थे, प्रशा का जो किंग था विक्टर हमारा काइजर विलियम, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प कराई थी। बट है ना, उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन को दी थी, ठीक है। और उसने क्या किया, प्रशा की आर्मी के साथ मिलके, प्रशा की सेना के साथ मिलके और नौकरशाही के साथ मिलके, ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलके मदद करी थी हमारे जर्मनी को एकीकृत करने में, ठीक है, उसका एकीकरण करने में, राष्ट्र का एकीकरण करने में, जर्मनी का एकीकरण करने में। तो उसका नाम मुख्यमंत्री, फिर आगे और भी उसका नाम था, तो क्या था उसका नाम बताना है आपको। मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क था, मुख्यमंत्री किंग विक्टर इमैनुअल था, मुख्यमंत्री कैवर था, या गस्सेपे गरीबादली था। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो है वो कमीलो दे कैवर था, कमीलो दे कैवर, यानी मुख्यमंत्री कमीलो दे कैवर, ये है इसका आंसर, ठीक है जी, सी। याद रखना, जर्मनी की यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा रोल चीफ मिनिस्टर कैवर, मुख्यमंत्री कैवर का था, ठीक है, याद रहेगा। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से याद रहे। चलो जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक्ट ऑफ यूनियन कब हस्ताक्षरित मतलब कब उस पर साइन हुआ था, ठीक है। तो एक्ट ऑफ यूनियन जो था उस पर कब साइन हुआ था? 1801 में, बी 1707 में, सी 1701 में, या डी 1761 में? किस में साइन हुआ था हमारा एक्ट ऑफ यूनियन? तो इसका आंसर है जी, एक्ट ऑफ यूनियन था क्या, चलो पहले वो बता देता हूँ। एक्ट ऑफ यूनियन में क्या हुआ था, जो हमारा स्कॉटलैंड है ना, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिला के एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया था, ठीक है। वो हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन में, और वो कब साइन हुआ था? 1707 में, ठीक है। और उसके बाद 1801 में आयरलैंड को भी मिला लिया गया था, ओके। चलो, ज़बरदस्ती मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बल्कान्स के भौगोलिक और जातीय विभिन्नता
का एक क्षेत्र है, आपको पता ही है कि बल्कान्स, आपने बल्कान्स का भी टॉपिक पढ़ा होगा। तो जो बल्कान्स था उसमें भी बहुत अलग अलग टाइप के लोग रहते थे, जैसे आज का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, ठीक है, ये सारे के सारे, क्रोएशिया वगैरह, हज़रगोविना, स्लोवेनिया, ये सारे के सारे जो लोग थे वो उसी के अंदर आते थे। और जो वहाँ के मूल निवासी थे ना, उनको क्या कहा जाता था? बाल्केनियन, स्लाव्स, रूसी या दासखंड। तो मैं बता दूं, जो हमारे बल्कान्स के एरिया में रहने वाले जो मूल लोग थे ना, उनको स्लाव्स बोला जाता था। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, चलो जी, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का कारण है? पानी, परमाणु हथियार, बल्कान का संघर्ष क्षेत्र या फूड? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, वो बल्कान के अंदर है ना, बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी। बल्कान का जो देश है वो जो बल्कान का पूरा एरिया है, वो पहले ऑटोमन साम्राज्य के अंदर आता था, एक मुस्लिम किंगडम था उसके अंदर आता था। पर उसके बाद है ना, वहाँ पर एक दूसरे जो लोग थे वो राष्ट्र राज्य बनाना चाहते थे, अपनी लैंग्वेज को लेकर अलग देश बनाना चाहते थे। उन्होंने संघर्ष किया और फिर वो वहीं पर लड़ाई वगैरह होने लगी और इसी वजह से हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है जी, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। चलो, तो सबसे पहले तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जी आपको कितने मार्क्स मिले, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि देखो, मेरी तरफ से 1% भी कमी नहीं आएगी। मेरी तरफ से आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि सर आपने थोड़ा सा कम करा है हमारे लिए। एक एक चीज़ कवर करवाऊंगा। बस ये है कि यार आप भी मेरे को ये कहने का मौका मत देना, और खासकर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ये कहकर मौका मत देना सर हमारे लिए करो, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा कम करते हैं, तो अभी सीरियस नहीं है, तो ये मेरे को ना सुनना पड़े, बस ये कर देना आप मेरे लिए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना जितना हो सके, चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरों को भी कहो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ चाहे स्टेटस पे लगाओ, चाहे ग्रुप में सेंड करो, कहीं भी सेंड करो। ठीक है, अपने क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे उनका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, अपने मार्क्स बताना। ठीक है, और साथ ही में मैं आपको बता दूं, हमारे अलग अलग चैनल है, मेन पॉइंट स्टडी करके, मेन पॉइंट टेक हो गया, मेन पॉइंट टेक पर अर्निंग से रिलेटेड, और मेन पॉइंट गेमिंग हो गया। तो जो गेमर है वहाँ पर आ जाना। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट के साथ भी खेल लेता हूँ मैं। उसके बाद हो गया हमारा एक यूनिक वर्ल्ड है, उन मतलब जितने भी चैनल है ना, और एक ब्लॉगिंग का चैनल है, तो उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर दे रखी हो और आप देखना चाहो तो वो देख सकते हो। ठीक है, बाकी चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, और उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मेन पॉइंट स्टडी 10 टेलीग्राम डाउनलोड करके मेन पॉइंट स्टडी 10 लिखना सर्च पे, तो आप आ जाओगे, उसे ज्वाइन कर लेना। 3-3.5 हज़ार बच्चे हैं उस पर पहले से। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के MCQ के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।